प्यारे बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना के चलते हमारे यहाँ पर कुछ दिनों के लिए लॉकडाउन लगा हुआ है, तो आप लोगों की पढ़ाई का लॉस ना हो, इसके लिए हम आपको आज से फिर से ऑनलाइन पढ़ाएंगे। और ऑनलाइन में कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं जो कॉमन टॉपिक है और हर क्लास में आपके लिए काम आते हैं। ठीक है, तो कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 सभी कक्षाओं में ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समास प्रकरण का। ठीक है, समास प्रकरण। तो इस टॉपिक को आज हम समझेंगे, तो आप ध्यान से समझिए इसको। सबसे पहले हम समास की परिभाषा देख रहे हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने हुए स्वतंत्र शब्दों को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने हुए, यानी ऐसे शब्द जो दो या उससे ज़्यादा शब्दों से मिलकर के और फिर एक ही शब्द बन जाता है, तो उस एक ही शब्द बनने को हम समास या समस्त पद कहते हैं। और इस प्रकार बना हुआ समस्त पद, देखिए समस्त पद, ठीक है ना। तो ये समस्त पद जो शब्द है, ये समास किए हुए शब्द के लिए आता है। समास भी कह सकते हैं इसे, और इसे समस्त पद भी कह सकते हैं। समस्त पद कहा जाता है। समास का अर्थ है संक्षेप, है ना। दूसरे शब्दों में समास करना ही समास, संक्षेप करना ही समास कहलाता है, यानी किसी चीज़ को छोटा कर देना ही समास कहलाता है। तो समास में देखिए, हमारे यहाँ एक परंपरा रही है संस्कृत साहित्य में कि एक मात्रा भी अगर हमको कम कहनी पड़े, एक मात्रा कम कहने से भी पूरा अर्थ निकलता हो, तो उसको उत्सव के समान माना जाता है। यानी कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा बात कहने की जो कला है वो संस्कृत साहित्य में मिलती है। तो इसके लिए हमारे यहाँ पर हर चीज़ को छोटा करने की, कम से कम शब्दों में कहने की एक परंपरा रही है। तो समास जो है, समास किया हुआ पद जो है वो समस्त पद कहलाता है। और समास का जब हम विग्रह करते हैं, समास को जब हम पुनः वापस उन्हीं पदों में चेंज कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम विग्रह कहते हैं। कि जब समस्त पद के पदों को अलग अलग करके उनकी विभक्तियों को जोड़ देते हैं, तो उसे समस्त पद का विग्रह कहते हैं। ठीक है, तो एक तो होता है समास और दूसरा होता है उसका विग्रह। समास को हम समस्त पद भी कह सकते हैं और विग्रह को हम समास विग्रह कहते हैं। अब संस्कृत में 6 प्रकार के समास होते हैं। हिंदी में भी यही 6 प्रकार हैं और संस्कृत में भी यही 6 प्रकार हैं। ठीक है ना, क्योंकि हिंदी की अधिकांश व्याकरण जो है वो संस्कृत से ही ली गई है। संस्कृत भाषा की जो व्याकरण है उसी से ही हिंदी भाषा का व्याकरण बना है। तो इसीलिए हिंदी और संस्कृत दोनों में समास की संख्या 6 मानी गई है। ये समास है, पहला अव्ययी भाव समास, फिर तत्पुरुष समास, फिर कर्मधारय समास, फिर द्विगु समास, उसके बाद में द्वंद्व समास और फिर बहुब्रीहि समास। तो ये 6 प्रकार का समास हमारे यहाँ पर माना गया है। तो आपको क्या, सबसे पहले तो परिभाषा, तो संक्षेप करने को ही हम समास कहते हैं। समास किया हुआ पद समस्त पद कहलाता है, और समास का जब हम वापस उसको तोड़ते हैं तो उसको हम समास विग्रह कहते हैं। और ये समास कुल 6 प्रकार का होता है। ये 6 प्रकार हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में हम देखेंगे, आज हम समझेंगे अव्ययी भाव समास को। ठीक है, तो आखिर अव्ययी भाव समास होता क्या है, तो इसमें ये बता रहे हैं पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव है। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव है। पदार्थ का मतलब होता है पद का अर्थ। तो जहाँ पहले पद का, पूर्व पद का अर्थ प्रधान होता है, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, जहाँ पहला पद प्रधान होगा वहाँ वे। अब पहला पद और दूसरा पद क्या है,
तो मैं आपको बताता हूँ कि हर समास में कम से कम 2 पद होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो पूर्व पद होता है एक तो, और एक होता है उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद, एक तो होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। तो जहाँ पूर्व पद की प्रधानता होती है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। जहाँ पर पूर्व पद की प्रधानता होगी वहाँ कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, अब इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं। ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, और इसमें जो दूसरा पद होता है वो संज्ञा होता है हमेशा। संज्ञा का मतलब क्या हो गया? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, यानी नाम ही संज्ञा होता है। संज्ञा का मतलब है किसी का भी कोई भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो समस्त पद इसका जो होता है वो नपुंसक लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है। इसका जो समस्त पद होता है वो नपुंसक लिंग एक वचन में ही होता है। हमेशा संस्कृत में जो भी होगा वो नपुंसक लिंग एक वचन में ही होगा। अब जैसे इसके कुछ उदाहरण आज हम देख लेते हैं। आपको इन उदाहरणों को कॉपी में भी लिखना चाहिए, है ना। तो प्रतिक्षणम, अब ये इसका समस्त पद है। ठीक है, प्रतिक्षणम। ठीक है, अब इसको कहेंगे, संस्कृत का विग्रह इसका हो जाएगा क्षणम क्षणम प्रति, यानी प्रति के योग में हमेशा क्या आता है? प्रति के योग में 2 बार इस बाद वाला जो संज्ञा शब्द है वो 2 बार आकर के प्रति दोबारा आ जाएगा। क्षणम क्षणम प्रति, यानी हर एक क्षण यानी प्रत्येक क्षण। ठीक है, आगे देखिए, प्रतिदिनम, वही वापस प्रति आ गया अव्यय। तो चूंकि इसका पहला पद अव्यय होता है ना, तो प्रति अव्यय का जब भी प्रयोग होगा तो उसके बाद वाली संज्ञा का 2 बार प्रयोग करके फिर प्रति का प्रयोग किया जाएगा। तो दिनम दिनम प्रति, ये इसका विग्रह हो गया, समास विग्रह। ठीक है ना, ये अव्ययी भाव समास। प्रति एकम प्रत्येकम, तो एकम एकम प्रति, प्रत्येकम एकम एकम प्रति, यहाँ पर संधि भी हुई है, यण संधि। प्रति प्लस एकम प्रत्येकम, तो प्रति प्लस एकम लिखा है ये, तो प्रत्येकम, तो एकम एकम प्रति। ठीक है, इसके बाद में आ गया यथाशक्ति। यथाशक्ति, तो इसका समास विग्रह होगा शक्तिम अनतिक्रम्य। जब भी यथा अव्यय का प्रयोग होगा तो अनतिक्रम्य अर्थ में होगा। अनतिक्रम्य अर्थ में होगा। ठीक है ना, तो इसमें है यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम्य, यथामति मतिम अनतिक्रम्य, यथारूपम। हाँ, यहाँ पर देखिए यथारूपम, तो रूपस्य योग्यम, यानी यथा का जब भी रूप के साथ में प्रयोग होगा तो योग्यता अर्थ में होगा, उसके योग्यता के अनुसार, रूप की योग्यता के। यथारूपम, ऐसा, रूपस्य योग्यम। ठीक है, इसके बाद में है अनुकृष्णम। अनुकृष्णम कृष्णस्य पश्चात, अनुविष्णु विष्णोः पश्चात, अनुपुत्रम पुत्रस्य पश्चात। अनु अव्यय का प्रयोग किस में होगा? पश्चात अर्थ में होगा, पीछे वाले अर्थ में होगा। तो अनुपुत्रम पुत्रस्य पश्चात, अनुगंगम गंगायाः पश्चात, गंगा के बाद, अनुरूपम रूपस्य योग्यम। यहाँ देखो, रूपस्य, अनुरूपम और यथारूपम दोनों का समान है समास विग्रह है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, अनुरूपम का भी वही है और यथारूपम का भी वही समास विग्रह होगा। ठीक है, उपवनम वनस्य समीपम। ठीक है, अब यहाँ पर समीप अर्थ आ गया उपवनम में। उप अव्यय का प्रयोग समीप अर्थ में होता है। इसके बाद में कुछ उदाहरण और हैं, देखिए यहाँ पर। उपग्रामम, अब उप अव्यय का प्रयोग आपको बताया समीप अर्थ में, तो ग्रामस्य समीपम, गांव के पास में। उपगंगम गंगायाः समीपम, गंगा के पास में। उपनदी नद्यः समीपम, नदी के पास में। आमुक्ति, अब आ अव्यय का प्रयोग हुआ है, आमुक्ति, तो आ अव्यय का प्रयोग पर्यंत अर्थ में होता है, तब तक अर्थ में, तब तक अर्थ में होता है। तो आ मुक्ति ही, तो मुक्ते है पर्यंतम, आ मुक्ते है पर्यंतम। ठीक है, इसके बाद में है आ समुद्रम, तो समुद्र पर्यंत, यानी समुद्र तक, है ना, मुक्ति तक। कोई व्यक्ति कब तक भक्ति करता है? जब तक कि उसकी मुक्ति न हो जाए। ऐसे ही आ समुद्रम, समुद्र पर्यंत, है ना, ये समुद्र, पृथ्वी कहाँ तक फैली है? आ समुद्रम, समुद्र तक फैली हुई है पृथ्वी। निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम अभाव है। ये निरअव्यय का प्रयोग जो है अभाव अर्थ में होता है ना, तो निर्मक्षिकम मक्षिकाणाम अभाव है। निर्जनम जनानाम अभाव है।
सुमद्रम मद्राणाम समृद्धि। अब सु आ गया ना अव्यय, ये समृद्धि अर्थ में होता है। समृद्धि का मतलब किसी की उन्नति के अर्थ में, किसी के पास बहुत सारा धन संपदा हो उस अर्थ में। तो सुमद्रम मद्राणाम समृद्धि। उपगुरु गुरोह समीपम। उपवधु वध्वः समीपम। उप अव्यय वापिस आ गया तो समीप अर्थ में आता है, पास में अर्थ में। उपगुरु का मतलब गुरु के पास में। उपवधु वधु के पास में, है ना। आबालम, अब आ किसके लिए होता है? पर्यंत अर्थ में, तो आबालेभ्य इति, है ना, बालकों तक। और अधि आत्मम आध्यात्मम, तो आत्मनि इतनी, यानी आत्मा में। तो इस तरह से ये आपका पूरा विभाव समास है। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को ठीक से एक बार देखना है, अच्छे से समझ लेना है, और ये जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और आपको चाहिए कि इसको आप पूरे को परिभाषा, है ना, और समास के भेद और अव्ययी भाव समास की परिभाषा और फिर इसके उदाहरण, इनको आप कॉपी में लिख लेंगे, इतना पर्याप्त होगा आज के लिए। तो थैंक यू बेटा।